नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे इस समय के सबसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर, जो है वक्फ बोर्ड की कहानी। देखिए, इस समय संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रखा है और वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर बदलने वाला है और इसको लेकर के काफी गर्मागर्मी है। लोकसभा में ये बिल पास भी हो चुका है, रात में 2 बजे वोटिंग करी गई और राज्यसभा में इस समय ये विचार में है, विचाराधीन है। इसके बाद इसके ऊपर वोटिंग होगी। ये वक्फ क्या है, क्यों बदला जा रहा है, इसमें क्या कोई कमियां थी जो बदला जा रहा है या ये पहले से परफेक्ट था, इस वीडियो में हम सब जानेंगे। इससे पहले अगर आप या आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो उनसे ये चैनल और ये न्यूज दोनों ही शेयर करना ना भूलें। उनके बहुत कारगर, उनके काम की ये न्यूज भी होगी और जिस सरलता से हम यहां पर आपको ये समझाएंगे, उसी सरलता से सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए भी जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमें वो जानना होता है कि आखिर वो है क्या। तो जो वक्फ है, उसका संशोधन बिल अभी अभी आया है। तो देखिए है क्या वक्फ। जब बिल आया, लोकसभा में इसको रखा गया और लोकसभा में फिर वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग शुरू होने के बाद ये लोकसभा में पास भी हो गया। कुल वोट जो है लोकसभा में 520 पड़े, जिसमें से 288 वोट पक्ष में गए हैं और विपक्ष के 232 वोट हैं, यानी ये मेजॉरिटी से ये पास हो गया है। अच्छा, अब राज्यसभा की बात करेंगे। देखिए 236 संसद है टोटल राज्यसभा में इस समय, जिसमें कि अगर ये बिल पास हो जाए तो उसको चाहिए 119 वोट। लेकिन बीजेपी यानी रूलिंग पार्टी जिसने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसके पास 121 की संख्या है। 121 की संख्या है और 119 ही चाहिए, तो देखने में तो लगता है ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन इन 121 में 6 उन उम्मीदवारों के ऊपर बात टकी हुई है जो कि जिनको नॉमिनेट किया गया, यानी नामांकित उम्मीदवार जो हैं। हालांकि नामांकित उम्मीदवार आमतौर पे सरकार को ही फेवर करते हैं, क्योंकि उन्हीं की रिकमेंडेशन से ही प्रेसिडेंट साहब उनको नॉमिनेट करते हैं। तो अगर मेरा ही पहुंचाया हुआ व्यक्ति वहां बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो मुझे फेवर करेगा, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। लेकिन अगर इन 6 लोगों में से कोई भी बैकआउट कर गया तो यह बिल लटक भी सकता है। तो यहां पर कांग्रेस और अन्य लोग अगर फेवर ना भी करें तो भी ये बिल के पास होने के पूरे चांसेस हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये वक्फ है क्या। देखिए वक्फ बोर्ड क्या है। देखिए वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो भी जमीनें होती हैं, जो उनको दान में दी गई हैं सामाजिक मकसद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक मुस्लिम व्यक्ति हूं और मेरे पास में लेट्स से कि 50 एकड़ जमीन है। अब मैं ये सोचता हूं कि भाई मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, मेरा कोई नहीं है, और मैं जब भाई इस दुनिया से जाऊं तो कम से कम, या कोई भी व्यक्ति, अपने ऊपर एग्जाम्पल नहीं लेता हूं, किसी और व्यक्ति का ले लेता हूं, कि कोई व्यक्ति है भाई, उसके ऊपर उसके पास एक 50 एकड़ जमीन है। अब वो सोचता है कि भाई जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो ये 50 एकड़ जमीन ऐसा करता हूं, मैं इसको धर्म के काम में दे दूंगा, जैसे लोग डोनेट करते हैं। अब ये धर्म का काम ही हो, ये कौन देखने जा रहा है? इसके लिए भी तो किसी को देखना है ना। तो इसी चीज के लिए 50 एकड़ जमीन एक आदमी ने दी, ऐसे बहुत सारे लोग जमीन देते रहते हैं। किसी ने अपनी संपत्ति पूरी पूरी दान कर दी। तो ये जितनी भी संपत्तियां होती हैं, ये प्रॉपर तरीके से धार्मिक काम में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इसकी देखरेख के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। उसी बोर्ड को वक्फ बोर्ड बोलते हैं। समझ गए आप? तो वक्फ के पास प्रॉपर्टीज आती कहां से? क्या वो खरीदता है? नहीं, वक्फ के पास में कोई भी खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं होती है। जितने भी मुसलमान होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को अगर दान देना चाहे कि वो धर्म कर्म के काम में आए, गरीबों के काम में आए, या गरीब मुसलमानों की उनसे एजुकेशन हो, उनकी खान पान के काम में आए, तो इसके लिए जो भी प्रॉपर्टी, इसमें आप अपना चल संपत्ति और अचल संपत्ति, चल संपत्ति में आप गहना हो गई, नकदी हो गई, आप ही सोना हो गया, ये सब दे सकते हैं। अचल संपत्ति में आपके जमीन और घर आते हैं। ये सारी चीजें आप डोनेट कर सकते हैं। तो हमें यह समझ आ गया, वक्फ एक डोनेट करी हुई प्रॉपर्टीज की देखरेख करने की संस्था है। यह हो गई वक्फ। अब समझते हैं वक्फ क्या है, ये आ गया। लेकिन ये ओरिजिनेट कहां से हुई थी, ये कंसेप्ट कहां से आता है? देखिए दोस्त, ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने सबसे पहले मदीना में एक खजूर का बाग हुआ करता था। उस खजूर के बाग में तकरीबन 600 खजूर के पेड़ थे। तो उन खजूर के बाग में जो खजूर लगे थे, उनसे जो भी प्रॉफिट आता था, उससे वो मदीना में जो गरीब मुसलमान थे
उनके भरण पोषण का काम करते थे, माने उनको उनकी देखरेख का कार्य करते थे, उनको खाना पीना मिल जाए इसका काम करते थे उसको। तो इससे क्या हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी, वक्फ की शुरुआत, माने चैरिटी करने की शुरुआत। यह है इसकी फाउंडेशन। भारत की बात करें तो भारत में यह दिल्ली सल्तनत जब आई थी, यानी कि तकरीबन 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में यह और ज्यादा पॉपुलर हो गया, यानी सन 1200 से लेकर 1500 के बीच में यह और ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये इलीगल है। क्यों इलीगल है? आखिर अंग्रेजों ने इसको इलीगल क्यों डिक्लेयर किया? क्योंकि बहुत सारी जमीन थी जो धर्म कर्म के काम में लगाई जा रही थी। अंग्रेजों को लगा कि इससे उन अंग्रेजों का नुकसान है, क्योंकि अंग्रेज उसको अपने फायदे के लिए नहीं ले पा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इस लॉ को इलीगल करार दे दिया। फिर बात आई भारत, नए भारत की। अब भारत में क्या हुआ, इसके तहत पहली बार एक एक्ट पास करा गया। अब देखिएगा, थोड़ा और आगे आते हैं हम। आजादी के बाद सबसे पहले सन 1954 में वक्फ को लेकर के एक प्रॉपर एक्ट पास किया गया कि वक्फ भारत में दोबारा से लीगल करा गया। वक्फ बोर्ड को दोबारा से भारत में लीगल करा गया कि ये लीगल बोर्ड है, इसके पास पावर्स हैं कि ये जितनी भी दान करी गई संपत्तियां हैं उनकी देखरेख कर सकता है। अब अगर हम आज की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां बहुत ज्यादा हैं। अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, आप जितनी जमीन पे आप जितनी पटरियां देखते हैं ना, जितनी भी पटरियां देखते हैं, ये सब रेलवे की संपत्ति होती है। अब सोचिए आपने कितनी पटरियां देखी हैं, ये सभी संपत्ति रेलवे की, पूरी जमीन रेलवे की होती है। जितने कई हजारों किलोमीटर में रेलवे ट्रैक बिछे होते हैं, ये सब संपत्ति रेलवे की होती है। ट्रैक के इर्द गिर्द, माने कुछ दूरी तक लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं दोनों तरफ की जमीन जो है वो भी रेलवे की होती है। सारे रेलवे स्टेशन रेलवे के हैं। इसके बाद जहां जहां रेलवे की फैक्ट्रीज है वो सब रेलवे की जमीन है। तो रेलवे की जमीन देश में 33 लाख एकड़ जमीन जो है ये रेलवे के पास में है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो जमीन आती है, ये आती है डिफेंस की जमीन। तो डिफेंस के पास तकरीबन 16 से 19 लाख एकड़ जमीन डिफेंस की है भारत में। इसके बाद तीसरे नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है जानते हैं? आपको लग रहा होगा कितनी जमीन दान में दी गई होगी, लेकिन तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जमीन जिसके पास है वो है वक्फ बोर्ड। 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास में है। अब समझिएगा, अब ये जो 9 लाख एकड़ जमीन है, इसका वक्फ बोर्ड क्या करता है और समस्या कहां पर आ रही है? उसको आराम से मैनेज कर रहा है, उससे जो रेवेन्यू आता है उसको कायदा ये कहता है कि आप उसको मैनेज करिए, उससे जो पैसा आए उससे आप गरीब परिवार, जो गरीब मुसलमान परिवार है, मुस्लिम परिवार है, आप उनकी सहायता करिए, ये कायदा कहता है। अच्छा, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताते हैं। देखिए, एक होता है केंद्र में सेंट्रल वक्फ बोर्ड और हर राज्य का एक अपना वक्फ बोर्ड होता है। जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड होता है उसके चेयरमैन होते हैं हमेशा ही जो यूनियन माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, माने कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि इस समय किरण रिजिजू साहब हैं, वो चेयरमैन होते हैं। और इसी के साथ साथ एक सेक्रेटरी होते हैं और कुछ और मेंबर्स होते हैं, 8 और मेंबर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम यह होता है कि हर राज्य का जो अपना वक्फ बोर्ड है, हर राज्य में अपना वक्फ बोर्ड होता है, उनको एडवाइस करें कि वो लोग काम कैसे करें। ठीक है, तो हर राज्य में एक अपना वक्फ बोर्ड आता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो यूपी का एक अपना वक्फ बोर्ड है, मान लो बिहार का एक अपना वक्फ बोर्ड होगा, कर्नाटका का अपना वक्फ बोर्ड है। तो उस राज्य की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस राज्य का वक्फ बोर्ड जो है वही एडमिनिस्टर करता है। अच्छा, अब समझिएगा, तो अगर हम राज्य के वक्फ बोर्ड की बात करें, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें एक मुस्लिम एमपी या मुस्लिम एमएलए इसके मेंबर होते हैं। इसके बाद में कोई उलेमा यानी जो स्कॉलर होते हैं, जिनको मुस्लिम ग्रंथों का अच्छा, इस्लामिक ग्रंथों का अच्छा ज्ञान होता है, वो इसके मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद वक्फ की प्रॉपर्टी से जिन लोगों को भला हुआ है जिनका, वो लोग भी इसमें होते हैं। और फिर बाकी सरकार नॉमिनेट करती है। तो ये होता है पूरा का पूरा स्टेटस। अब आप कहेंगे सर चेयरमैन कहां आए स्टेट में? सेंट्रल में तो थे। देखिए, स्टेट में चेयरमैन जो ये मेंबर्स होते हैं, ये आपस में से चुनते हैं कि ये व्यक्ति हमारा चेयरमैन होगा। आमतौर पर ये जो मुस्लिम एमपी या मुस्लिम एमएलए जो यहां पर अपॉइंट करे जाते हैं, आमतौर पर यही चेयरमैन बना दिए जाते हैं। ये अभी तक होता चला आया है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ठीक है, उन्हीं के मेंबर्स में से बनते हैं। अच्छा, अब आती है, ये हो गई वक्फ की पूरी बात और वक्फ बोर्ड में कौन कौन लोग होते हैं और कैसे मैनेज होता है। अब आती है समस्या कहां हुई है। देखिए, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या थी वक्फ बोर्ड में? सबसे पहली बात है करप्शन और घपला। करप्शन भी छोटे मोटे लेवल का नहीं, कई जगह वक्फ जमीन बेच दी गई और प्राइवेट यूज में ली गई। अब आपको एक हम न्यूज आर्टिकल दिखाते हैं जो कि एनडीटीवी का एक आर्टिकल है। अगर हम उसकी बात करें तो जरा आप यहां पर देखिएगा,
27 मार्च 2012 का यह आर्टिकल है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की जमीन में 2 लाख करोड़ का घोटाला है। यह अकेला कर्नाटक की जमीन का है। यह सिर्फ कर्नाटक एक राज्य में 2 लाख करोड़ का घोटाला है। और यह आरोप भी किसने लगाया है? कर्नाटक वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने ही यह आरोप लगाया है। 27,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज को क्या किया गया? जो यहां पर पॉलिटिशियंस थे और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स थे उन लोगों ने औने पौने दाम पर बिल्डर्स को बेच दी, भूमाफियाओं के साथ मिलकर के सस्ता सौदा कर दिया और वो सारा पैसा अपने पास ले लिया। और ये टोटल ट्यून 2 लाख करोड़ रुपए का था। तो सबसे पहली बात आती है, ये देखिए 7,500 पन्ने की रिपोर्ट बनाई गई और किसने करा है? कर्नाटका अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अनवर मणिपद्दी। इन्होंने ये करा था कि मैंने वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले से संबंधित 7,500 पेज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है पिछले 10 सालों में, और यह सिर्फ 10 साल का डेटा है, वक्फ बोर्ड की 22,000 संपत्तियों पर कब्जा कर उन्हें निजी लोगों, संस्थानों को बेच दिया गया। इससे राजकोष को 2 लाख करोड़ का चूना लगा है। इस घोटाले में कई बड़े राजनेता के साथ ही वक्फ बोर्डों के सदस्य, वक्फ अधिकारी, दलाल तथा भूमि माफिया शामिल हैं। इसी के साथ में इसमें फिर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी यहां पर शामिल हैं। और इसमें 85% मिसयूज तो सिर्फ बेंगलुरु में हुआ है। और बेंगलुरु में आपको पता है बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का राइज हुआ है। वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भूमाफियाओं को या फिर बड़े बड़े बिल्डर्स को औने पौने दाम के ऊपर बेच दी गई हैं। जो एक्चुअल में वो जमीन का प्रॉफिट मिलना किसको चाहिए था? गरीब मुस्लिम को, लेकिन वो मिला किसको? वक्फ बोर्ड में बैठे हुए मेंबर्स को। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसका ऑडिट नहीं होता? बिल्कुल होता है। वक्फ के ऑडिट की बात कही गई है और यह भी देखिए जो कई न्यूज में बहुत तरह तरह की बातें हैं कि वक्फ कोई ऑडिट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ का ऑडिट भी सीएजी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी यह है कि यह जो ऑडिट होता है ये सिर्फ एक नाम मात्र का है। रीजन क्या है? जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनके पास उन प्रॉपर्टीज को लेकर के कोई कागजात ही नहीं है, मतलब मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुगलों के टाइम से कोई बहुत बड़ी जमीन है जो दान में दी गई है, तो वो कहते हैं कि वो मुगलों के समय से ये फलाने नवाब ने दान में दी हुई है या वो उधर ने दान में दी हुई है, लेकिन इसका कोई भी रूल नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। वो कहते हैं ये बहुत पुरानी जमीन हमारे पास 200 सालों से है, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जब रिकॉर्ड ही नहीं है जिस चीज का, तो उसको आप ऑडिट कैसे कर पाएंगे कि कितनी आपके पास होनी चाहिए, कितनी आपकी है, कितनी सही है, कितनी गलत है? तो क्योंकि कोई रिकॉर्ड इसका अवेलेबल ही नहीं होता है सही प्रकार का, इसलिए इसका ऑडिट सही से हो नहीं पाता। ये इसका सही रीजन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी हमने आपको बताया, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं क्योंकि ऑडिट प्रॉपर होता नहीं है, ना ही इसका कोई रिकॉर्ड आपको डिजिटल नहीं मिलेगा। किसी भी वक्फ बोर्ड ने अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटल करा ही नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डिजिटल किया जाएगा तो जनता की नजर उसके ऊपर होगी और अलग अलग संस्थाएं उसको एक्सेस कर सकती हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड जो है ये डिजिटल नहीं होते हैं। तीसरा, बोर्ड सिर्फ मुस्लिम्स का होता था। अच्छा, कई बार होता क्या था, आपने अभी देखा कि स्टेट बोर्ड में कई बार उलेमा को, जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते थे, उनको बनाया जाता है मेंबर, या कोई मुस्लिम एमपी हुए उनको बनाया जाता है मेंबर। तो करती क्या थी सरकारें, क्या करती थी, एक बड़ा वोट बैंक, एक मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए जिस भी एमपी या एमएलए के पास एक अच्छी मुस्लिम उनकी पॉपुलेशन, उनकी फॉलोअर है, उन व्यक्ति को बना दिया जाता था वक्फ का मेंबर और इवेंचुअली वही चेयरमैन बन जाते थे। तो अब होता क्या था, उनके पास एक अकूत संपत्ति आ जाती थी जिससे इलीगली बहुत कुछ किया जा सकता है। अब लेकिन उसमें क्या है, उससे होता था क्या, वो उस पार्टी की तारीफ करना शुरू कर देते थे, जिस कारण से उनका वोट बैंक पार्टीज का बहुत स्ट्रांग हो जाता था। तो यहां पर क्या हुआ, अगेन जो गरीब मुस्लिम्स को जो बेनिफिट जाना चाहिए था वो यहां पर भी नहीं गया, उनका बेनिफिट मार लिया गया। अब फिर दूसरी बात ये सरकारी कंट्रोल जो है। अब सरकारी कंट्रोल देखिए क्या होता था, अगेन गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छी करप्शन विंडो होती थी। राज्य सरकारों के पास, उन्हें पता है, उन्होंने अपना आदमी वहां बैठाला हुआ है, तो वो आराम से सरकारों के लिए भी, ये राज्य सरकारों के पास एक बहुत अच्छी करप्शन विंडो मिलती थी उनको कि यहां पर करप्शन किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम थी अभी तक के वक्फ बोर्ड में। अब तक आप समझ गए होंगे वक्फ में समस्या क्या क्या है। फिर हम बात करते हैं अब इस संशोधन में कुछ और भी चीजें हैं। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव साहब ने बोला था, इसको बहुत ज्यादा ताकत दे दी थी, इस एक्ट को अमेंड किया और बोले कि देखो ऐसा है, वक्फ बोर्ड का फैसला फाइनल है, जिस प्रॉपर्टी को वक्फ ने बोल दिया कि ये हमारी है तो भाई ये हमारी होगी। अब ये भी आपको लग रहा होगा कि कल को हमारे घर को अगर वक्फ ने बोल दिया कि ये हमारा है तो क्या ये हमारा हो जाएगा? साफ शब्दों में बोले तो ऐसा नहीं है। इसका सही चीज सुनिए। देखिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपने बहुत सुने होंगे कि वक्फ किसी को भी कह दे कि ये हमारा है तो क्या वो उनका हो जाएगा, ऐसा है नहीं, समझिएगा। सारी चीज हम समझाते हैं आपको।
एक एक करके नए और पुराने कानून में क्या अंतर है ये भी समझाते हैं। देखिए, पुराना कानून कहता था सेक्शन 40 में, रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील कर सकता है। माने, देखिए, वक्फ 1995 में पीवी नरसिम्हा राव साहब ने वक्फ को बहुत स्ट्रांग कर दिया था और उनको बहुत ज्यादा पावर्स दे दी थी। तो उन्होंने ये करा था कि अगर वक्फ कहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो अब उस जगह पर, जैसे मान लीजिए कल को अगर वक्फ जो है आपके घर को बोल दे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरी है। माने बर्ड, अच्छा, अब ये फैसला पहुंचेगा ट्राइब्यूनल में, वक्फ ट्राइब्यूनल में। वक्फ ट्राइब्यूनल आपसे कहेगी क्या आपका घर है, आप बोलेंगे हाँ भाई मेरा घर है। आपसे कहेगी कागज दिखाइए। अगर आपके पास आपके घर के प्रॉपर कागजात हैं तो वो घर आपको सौंप दिया जाएगा। अगर प्रॉपर कागजात नहीं हो पा रहे हैं आपके घर के, तो फिर वो जो ट्राइब्यूनल है वो प्रॉपर्टी वक्फ को सौंप देगी। माने वक्फ का क्लेम आपके क्लेम से स्ट्रांग माना जाता है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपका घर है। पहला जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये वक्फ पे नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनके ऊपर सेकंड है। वो सेकंड प्रूफ, सेकंड ओनस उनके ऊपर आता है कि वो प्रूफ करेंगे कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। पहला ओनस आपके ऊपर आता है कि आप प्रूफ करिए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, चाहे वो आप ही का घर है, तब भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा ट्राइब्यूनल में। दूसरा, 1995 में जो एक्ट में संशोधन किया गया उसमें बोला कि अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने कोई चीज सौंप दी है वक्फ बोर्ड को तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, फिर आप उसको वही फैसला फाइनल माना जाएगा। माने, अगर वक्फ बोर्ड ने आपके घर पे दावा ठोका और आप, अच्छा, वो दावा भी कैसे ठोकता है, ऐसे नहीं कि आपके घर पे आके नोटिस दे दिया। एक, जैसे मान लीजिए आप घर कभी बेच रहे हैं, कई लोगों के साथ क्या हुआ, जब वो घर बेचने गए तो उन्होंने, उनके घर बेचने के लिए रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, या फिर उन्होंने थोड़ा सा और घर बनाने के लिए लोन मांगा, बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा था। तब उन्होंने जब पता करवाया तो पता चला कि वक्फ उनके घर के ऊपर 10 साल पहले दावा ठोक चुका है। तब जब वो ट्राइब्यूनल, उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि वक्फ ने आपके घर पे कब आपको ले लिया। अच्छा, वक्फ करता कैसे है, एक गजट निकलवाता है, उस गजट में आपका प्रॉपर्टी डलवा देगा कि ये प्रॉपर्टी भी हमारी है। अब आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपको नोटिस मिला नहीं होगा उसका, तो अब आपको तब पता चलेगा जब आप घर बेचने जाएंगे या फिर आप घर पे लोन लेने जाएंगे, तो आपको लोन मिलेगा नहीं और रजिस्ट्री हो नहीं सकती क्योंकि प्रॉपर्टी वक्फ की है। अब होगा ये कि उस केस में फिर आप ट्राइब्यूनल जाएंगे। अच्छा, अगर ट्राइब्यूनल में आप लेट पहुंचते हैं तो ट्राइब्यूनल खुद ब खुद फैसला वक्फ के फेवर में करता है कि आप इतना लेट क्यों हुए, ये गलत है। तो आपको बहुत टाइमली वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना होता है। ये इसमें एक प्रॉब्लम है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी प्रॉपर्टी वक्फ ने ले ली है। अच्छा, तो अब नए बिल के अनुसार क्या है, प्रॉपर्टी का मालिक अगर ट्राइब्यूनल गया, ट्राइब्यूनल के अलावा अब वो रेवेन्यू कोर्ट में भी जा सकता है, सिविल कोर्ट में भी जा सकता है और ऊपर के कोर्ट में भी जा सकता है, वहां अपील कर सकता है। ये सभी के लिए है, चाहे हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो, किसी की भी प्रॉपर्टी पे अगर दावा ठोक दिया है तो वो आराम से अब कोर्ट जा सकता है। सिर्फ ट्राइब्यूनल ही सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। फिर अगर वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला पहले था आखिरी माना जाएगा, आप उसे चुनौती नहीं दे सकते, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, चुनौती नहीं दे सकते आप उसको। अब यह है कि अगर ट्राइब्यूनल के फैसले से आप अगर नहीं खुश हैं तो आप अपील कर सकते हैं दूसरी कोर्ट में, केस दोबारा से सुना जाएगा आपका। फिर बात आती है किसी जमीन पर मस्जिद, अगर मान लीजिए किसी जमीन पर मस्जिद बनाया गया है या मदरसा बनाया गया है, अगर बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो जमीन वक्फ की मान ली जाती है। मतलब अगर मान लीजिए कोई खाली जमीन है, कोई खाली जमीन है, उस पे किसी ने मस्जिद बना दिया। अब अगर मस्जिद बना दिया गया है और मान लीजिए 2-4 साल 5 साल वहां पर प्रॉपर इबादत करी गई है, अब वो मस्जिद हो गया, भले वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ऐसा ही बहुत हुआ है। तो अब क्या होगा, लेकिन वहां पर मस्जिद बना दी गई, 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे एनआरआईज बाहर रहते हैं, वो घर आ रहे हैं, पता चला 8 साल बाद उनके बहुत बड़ी सी जमीन थी, वहां पर मस्जिद बना दिया गया, तो अब वो पूरी जमीन वक्फ की हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर एक धार्मिक कार्य हो रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाती है। ये इसमें लूप होल्स है, अब आपको भी समझ आ रहे होंगे। किसी भी जमीन पर मस्जिद या उसके उपयोग के लिए, इस्लामिक कामों के लिए हो तो ऑटोमेटिकली वक्फ हो जाती है। अब क्या करा जा रहा है, जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान में नहीं दी हो और उस दान का आपको दिखाना पड़ेगा कि हां मुझे ये दान में मिली है ये प्रॉपर्टी, आपको कागजात दिखाने पड़ेंगे, तब तक वक्फ की संपत्ति वो नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी के ऊपर मस्जिद बनी हो या कोई भी धार्मिक चीज बनी हो वहां पर। दूसरा, फिर आता है यहां पर वक्फ में आज तक किसी भी, ना राज्य में ना केंद्र में, महिला को आने की अनुमति नहीं थी। मतलब किसी महिला को बोर्ड में नहीं लिया जाता था। यह माना जाता था कि ये जो पारंपरिक जो आपका परंपरागत तरीका है वक्फ को चलाने का, उसमें महिलाओं की आवश्यकता नहीं है। अब इसको बदला जा रहा है। अब यह है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं जरूर होंगी और साथ ही साथ 2 अन्य धर्मों के भी सदस्य होंगे, यानी नॉन मुस्लिम्स भी होंगे। 2 महिलाएं और 2 नॉन मुस्लिम्स ये होंगी, और महिलाएं आपका मुस्लिम महिलाएं रहेंगी, या अब इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है 2 महिलाएं कौन सी होंगी, बट 2 महिलाएं होंगी। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली ये होनी चाहिए मुस्लिम महिलाएं, कायदा तो यही कहता है।
अच्छा, अब संशोधन में विवाद की वजह क्या है? अब विवाद यह है कि भाई गैर मुस्लिम सदस्य इसमें क्यों आ रहे हैं। एक इसमें विवाद यह बनता है, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि भाई इससे तो हमारा ये पूरा धार्मिक स्वतंत्रता जो थी ये थोड़ी कमजोर हो जाएगी। अच्छा, सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का कहना है कि भाई जब हम इसको ऐसा रखेंगे तो ये देखा जा सकेगा कि जो कार्य हो रहा है वो सभी के लिए हो रहा है, माने गैर मुस्लिम्स अगर जब आएंगे तो उनका बायसनेस थोड़ा कम होगा, वो चीजों को सही, हर चीज को सही नजरिए से देखेंगे और वो देखेंगे कि क्या सच में गैर मुस्लिम्स के लिए इसमें जो गरीब मुस्लिम है उनके लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार का कहना है कि जब हम दो गैर मुस्लिम को लाएंगे तो बोर्ड और बेहतर और डाइवर्सिटी होगी तो और बेहतर तरीके से काम करेगा। फिर बात आती है महिला सदस्यों का, तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये सही नहीं है, सरकार का कहना है कि ये नारी सशक्तिकरण के लिए ये बहुत जरूरी है और कोई कारण नहीं कि महिलाओं को इससे बाहर रखा जाए। फिर वक्फ संपत्तियों का सर्वे रजिस्ट्रेशन, अभी तक क्या था कि जो सर्वे वगैरह इसका कुछ नहीं था, अब हर प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल होंगे और हर बार इसका प्रॉपर, अगर डिजिटल हो जाएंगे तो ऑडिट होगा, फिर पूरी तरीके से हर बार एक प्रॉपर ऑडिट हो पाएगा। इसके बाद में वक्फ ट्राइब्यूनल जो होगा, ये तो हमने आपको बता ही दिया क्या होगा। और संपत्ति पर दावा ऐसे नहीं कर सकते, जब तक कोई संपत्ति दान में नहीं मिली हो तब तक कोई दावा माना नहीं जाएगा। तो ये पूरी टोटल वक्फ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन समझ आ गई, ये क्या है। ठीक, अब आप कितना सहमत हैं इससे ये बताइएगा। आपको कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सही लग रहा है, आपको कौन सा पॉइंट ऐसा लग रहा है, क्या सरकार सही है ये कार्य करने में, या फिर जो वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सही था, उसको वैसा ही चलना चाहिए। ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लैरिटी आपको इंफॉर्मेशन की कैसी लगी, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, रेलवे की, डिफेंस की, टीचिंग की, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही काम की इंफॉर्मेशन बहुत सारी आती रहती है यहां पर। ठीक है जी, थैंक यू।